विपक्ष को सुना आपने, तो क्या ये जो बहस है ईडी और सीबीआई की कि राजनीतिक इस्तेमाल जायज है या कोई पेंच है? गरिमा जी, सबसे पहले मैं जवाब देना चाहूंगा, ईडी की कन्विक्शन रेट पे बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि 0.5% है। अदालत में जब ईडी ने केस फाइल कर दिया, उसके बाद ईडी का कंट्रोल खत्म हो जाता है। उस पे न्याय प्रक्रिया, जो हमारे न्यायाधीश हैं, न्यायालय, उनका कंट्रोल है कि वो फैसले कब होंगे। अब कन्विक्शन रेट आप कहां से निकालेंगे? यदि 100 केस में 100 केसेस में फैसला हुआ है और 95 में कन्विक्शन हो गया, तो कन्विक्शन रेट तो 95% होगी। आप उस 1000 केसेस को कैसे काउंट कर सकते हैं जो पेंडिंग है? ईडी की कन्विक्शन रेट, मैं बहुत ही जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि 95% है। ठीक है, जितने केसेस का फैसला हुआ है उसमें आप हिसाब लगा लीजिए कि कितनों में कन्विक्शन हुआ, लेकिन फिर ये सवाल ठीक है सर, मैंने माना कि अदालत में जब दाखिल कर दी चार्जशीट, अब अदालत का जुरिस्डिक्शन हो गया, अदालत का प्रेरोगेटिव हो गया, ये मैंने मान लिया। लेकिन फिर ये वाला जो आरोप है, जो ईडी के ही आंकड़े हैं कि भाई 115 नेता विपक्षी दलों के हैं और मात्र 6 नेता सरकार समर्थित हैं, 95% विपक्ष के नेताओं के खिलाफ एक्शन है। जी, अब मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है, मैं इस देश का नागरिक भी हूं, क्या हम अपराधियों का भी वर्गीकरण करेंगे? तो हम कहें कि इनमें कोई भी अपराधी नहीं है, तो एजेंसी पे आरोप लगाया जा सकता है। लेकिन ये वर्गीकरण करना कि साहब 50 आदमी तो उनके हैं, इनके 10 आदमी हैं, 2 आदमी उसके हैं, क्या आपको गैर वाजिब नहीं लगता? नहीं, ये गैर वाजिब ठीक है, आपका एक अपना नजरिया है, मेरा आक्षेप उस पर नहीं है सत्येंद्र सिंह, लेकिन ये विपक्ष की जो आपत्तियां हैं, क्या ये गैर वाजिब है कि उनका भ्रष्टाचार और सत्ता पक्ष का भ्रष्टाचार नहीं है, करप्शन नहीं है? देखिए, ये वही बात होगी, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। शायद वो एक पहलू देख रहे हैं। भ्रष्टाचार कौन करेगा? जो सत्ता में रहेगा, जिनके पास सत्ता रही है। यदि उनके भ्रष्टाचार आज उजागर हो रहे हैं तो इनका नंबर बढ़ा हुआ है। यदि कल सत्ता परिवर्तन होता है और जो वर्तमान में लोग सत्ता में हैं, यदि ये भ्रष्टाचार करेंगे, तो आप देखेंगे कि बाद में आंकड़े एकदम उल्टे हो जाएंगे। नहीं, फिर मैं एक और सवाल पूछती हूँ सत्येंद्र सिंह आपसे। अभी हाल फिलहाल छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप का जिक्र आया था कि भूपेश बघेल तक पैसा पहुंचाया गया, 506 करोड़ रुपए। ईडी ने दावा किया, ईडी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अधिकारी बैठे बाकायदा और कहा कि असीम दास के नाम के उस ड्राइवर ने यह कन्फेशन दिया है कि उसने पैसा पहुंचाया मुख्यमंत्री के घर, लेकिन वही व्यक्ति पीएमएलए कोर्ट में मुकर जाता है। देखिए, इस मामले में क्या क्रेडिबिलिटी का संकट है? नहीं, क्रेडिबिलिटी का कोई संकट नहीं है। देखिए, एक बात जरूर मैं मान सकता हूं कि यह शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इतनी जल्दबाजी में नहीं करनी चाहिए, जब तक कि, क्योंकि जांच चल रही है, जांच जारी है, नतीजों पे पहुंचने में समय लगता है। अब महादेव ऐप के जो कर्ता धर्ता हैं, उनको विदेश से लाया जा रहा है। बहुत सी चीजें हैं जो कि सामने आ जाएगी कि पैसा कौन ले रहा था, किसको जा रहा था। तो अभी देखिए, जांच एजेंसी ने अपना निष्कर्ष नहीं दिया है। एक आदमी पकड़ा गया, उसने एक बयान दिया, उस बयान को एक कोट किया गया। अब उसके राजनीतिक मायने निकाल लें और कुछ भी मायने निकाल नहीं, लेकिन आप मान रहे हैं कि जल्दबाजी ईडी को नहीं करनी चाहिए थी, जल्दबाजी हुई यानी कि इतनी बड़ी जांच एजेंसी से। जी हाँ, मेरी व्यक्तिगत राय है ये। मेरी व्यक्तिगत ओपिनियन यही है कि इस तरह के मामले, जबकि जांच पूरी नहीं हुई हो, उसके बारे में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी। ठीक है, अब आरपी सिंह ऑफिशियली नहीं की जाए।